अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तुम्हारी अम्मी को पता है कि तुम रात गए यहाँ पर हाईफा सिकंदर, अगले 2 दिन तक तुम घर से निकली तो टांगे तोड़ दूंगा, जाओ अभी के अभी। वो धारा था। उस दिन उसका मूड हद से ज्यादा खराब था। दूसरा फड़ी उसे अब तक न मिली थी। किसी भी अस्पताल ने अब तक उसकी तस्दीक नहीं की थी। वो तीसरा, वो 6-7 लोग उसे दे चुके थे। इस हमले के बाद तो इन 7 लोगों को खुफिया जगह पर भेज देता कि उनकी टीम को टारगेट किया जाता, तो उन सब में हाइफा सिकंदर का मंजर आम पर आना तो जल्दी पर तिल का काम करता। वो हाइफा बस खड़ी थी, आंखों से आंसू मतवाते गिर रहे थे। हिचकियां बनने लगी तो निगाहें जमीन पर पड़े उस केक के डिब्बे पड़ गए तो पूरे 2 दिन दिमाग में घूम गए। किस तरह उसने वीडियोस देखी थी, सामान इकट्ठा किया था और आज के सारा दिन में वो बनाया था, और उस शख्स ने आई हेट यू जाओ वो फिर से दौड़ा। वो तीसरे घर में बैठ गई और बेजाचा की निगाहें गाड़ी से तब तक न हटी थी जब तक वो ओझल ना हो गए। चलो, उसने मुड़कर होने बड़े इन सबको कहा था। वो तेजी से रवाना हुए थे। पीछे के दरवाजे से दाल होते हुए वहां का माहौल देखते हुए बेजाज शाह के हाथ पूरी टीम ने होंठ बीचे थे। शराब और शबाब दोनों का बेजरिया इस्तेमाल था। उन्होंने आंसू गैस के बॉम्ब्स फेंके तो हर तरफ अफरा तफरी फैल गई थी और बेसमेंट में टाइम्स फिट किए लाइट्स ऑफ कर दी गई थी कि उन्हें वहां से हिलने ना देना चाहते थे। वो निकलो सब, उसने काम खत्म होते ही सबको कहा था। भाई साथ चलें। सफी कहने लगा कि दरवाजे सब बंद किए जा चुके थे, वहां से कोई भी निकल ना पाता कि वो सब मुजरम थे, इन मासूम बच्चों के और उनके वालिदैन के। सफी निकलो, मैं पहुंच रहा हूँ, वो बोला तो सफी ने सबको वहां से बाइक हिफाजत निकाला और मुड़कर बेजात को देखा जो कि आखिरी बम फिट कर रहा था। फिर तेज से बाहर निकलने लगा। शाह साहब, वो निकलता का पीछे से आने वाली आवाज पर थमा। कौन हो? बेजात ने गन का रुख उसकी तरफ किया। आपकी टीम का कोई एक गद्दार। आपको मालूम नहीं? क्या कहना चाहती हो? बेजात ने उसके सामने खड़े थे शख्स को देखा जिसके चेहरे पर फिक्र के साए थे। एसपी हाजम मिर्जा, उसने कहा तो बेजात ने सर हिलाया। बेसमेंट की दूसरी तरफ 12 बच्चे कहते हैं जिनकी खबर आपको नहीं दी गई। हाजिम ने बताया तो बेजाज शाह का सर चकराया। ये कैसे मुमकिन है? मेरे हैकर्स मौजूद हैं, कैमरेस चेक किए जा रहे हैं, बस जान ले उन्हीं में से कोई एक गद्दार है जिसने उसकी तरह का मंजिल आप सबकी निगाहों से माफी रखा। अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जल्द निकालना है उन्हें। चलो। बेदाचा और हाजिम मिर्जा भागे थे। इन बच्चों के पास पहुंचते उन्हें देखा जो बुरी हालत में थे, लेकिन सब होश में थे फिलहाल। रब जिसकी मदद करे उसे कौन हरा सकता है। उन्होंने वो लाख्स गांठ से खोले थे कि इतने शोर में आवाजें न जाने ऊपर मौजूद लोगों तक पहुंची भी थी कि या नहीं, जो अब तक जान ना पाए थे कि वो बोलते कितने करीब हैं। वो सब अंधेरे में वो अपनी मदद न कर सके थे कि रब की मदद उनके साथ ना थी। ये पाशा का इस वक्त का सबसे पुराना अड्डा था पाकिस्तान में। उन्होंने सबको निकाला था वहां से। उनके निकलते ही वो बम्स फट गए थे। बेजात ने मुड़कर देखा और हाजिम मिर्जा नहीं था पीछे। वो वापस दौड़ा। भाई, सफीशा चीहा था। भाई वापस आए, बच्चों का भाई हिफाजत। उन्होंने बयान में बिठाया था कि बेजाज शाह को वापस भागते देखकर सब थमे। बेजात ने हाजिम मिर्जा को देखा था जो दरवाजे की दहलीज पर पड़ा कर रहा था। उसका बाजू एक टांग बुरे तरीके से जख्मी हुए थे। तुम जाओ, उसने बेजात को आते हुए देखते हुए चलाते हुए कहा, लेकिन बेजात तेजी से आगे बढ़ा कि कुछ भी लम्हों में वो बिल्डिंग मलबे का ढेर होती और मीडिया पर कहना मच जाता। और बेजात ने उस पर से वो सिलेट हटाते उसे कांधे पर मुश्किल डाला कि तब तक सफ़ी भी वापस आ गया था। भाई जल्दी करो शाह। वो बस इतना बोला कि सफ़ी ने हाजिम को सहारा दिया जो अब गुंदगी में जा रहा था। उसे वैन में बिठाते उनके निकलते ही वो जगह जहाँ कुछ लम्हों पहले खुदा को भूले बैठे थे वो मलबा बन गए थे। शह में बारी नफरी नफस की गई थी। उन्हें बस महफूज मुकाम तक जाना था। हाजिम मिर्जा का अस्पताल जाना खतरे से हाल ही नहीं था, इसलिए उसे घर लाए थे। बाकी तमाम मेंबर्स को घर भेज दिया गया था, जबकि बच्चों को महफूज मुकाम पर। भाई ये कौन है? सफीशा ने बेजाद को तेजी उसकी शर्ट उतारते खून साफ करते हुए देखते हुए इस्तफसार किया। एसपी हाजिम मिर्जा, तो हम एक पुलिस वाले की मदद क्यों कर रहे हैं जबकि आप जानते हैं कि ये सब मिले होते हैं इन दुश्मनों के साथ? सफी, किसी ने हमसे गद्दारी किया। वो बच्चे? सफीशा ने पूछा तो बेजाद ने साड़ी लाया और तेजी से दुआ लगाते हुए हाजिम मिर्जा की पट्टी करने लगा। वो 3 लोग जो यहाँ थे उनके साथ क्या करना है तुम जानते हो। उनमें से किसी एक ने गद्दारी किया है। बच्चों का हमें इल्म नहीं था, अगर ये ना बताता तो हम इन 12 बच्चों का गुनाहगार और कातिल होते। बेजाद शाह ने हाजिम मिर्जा के एक तनकीदी निगाह डाली और पीछे हुआ। मैं जानता हूँ भाई, जल्द वो आपके सामने होगा। ठीक है, अभी आराम करो और आप, मुझे कुछ काम है। बेजाद बोला तो सफी शाह ने सर हिलाया और फिर उसके नजदीक आता उसे साथ लगा गया। अम्मी से किए वादे का आज दूसरा कदम भी उठाया हमने और इसमें सरहरू ठहरे। पहला कदम फैज शाह की मौत था, हम यूं ही कामयाब होंगे सफी। बेजाद ने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, जाओ आराम करो। ठीक है। वो चला गया तो बेजाद बाहर निकल गया। अब उसे वहां जाना था जहां ना जाता तो दिल का भारी नुकसान होता। सुबह के 4:30 हो रहे थे। थकावट भरपूर थी, लेकिन वो मजबूत असाब का मालिक था। हैफा के कमरे तक रसाई के लिए कोई मुश्किल बात ना थी। वो तेजी से उसके पास गया जो बिना कंफर्टर के पड़े हुए थे। उसे सुर्ख जोड़े में जिसमें उसे मिलनी आई थी। बेजाद ने उसके सर से हजाब उतारा जिसके गर्दन के गिर्द साथी से लिपटा था।
फिर उस पास से कंफर्टर दिया और उसके चेहरे पर हाथ की पूंछ फेरी। अभी नहीं मेरी जान, दिल मजबूत करे, अभी तो बहुत कुछ सहना ने आपने। वो कसमसाई थी और बेजाद ने आंखें बंद करके खोली। उसका गुस्सा अब तक भी खत्म नहीं हुआ था। वो उसे नहीं समझा सकता था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। वो ये ना समझाना चाहता था और ना समझाना चाहता था, लेकिन इन सब में वो हर्ट जरूर होने वाले थे। बेजाद ने उसकी आंखों से वो सियाल जो बहे थे, जिसके निशान अब तक उसके चेहरे पर सब थे, उन्हें देते हुए गहरा सांस पड़ा। बेजाद शाह की बीवी हैं आप। यकीन करे, मेरा आखिरी ठिकाना आप ही की आगोश है। उसकी गर्दन जहाँ पर वो दुपट्टे के निशान थे, वहां पर उंगलियों के लम्स छोड़ता हुआ सोच रहा था, ये याद रखिएगा हमेशा कि बेजाद शाह की पहली और आखिरी मोहब्बत आप हैं। वो कहता उस पर झुकता, उसके माथे पर बोसा दे गया। फिर उसके कमरे में जहाँ से वहां घूमते वो अपना काम करता, उसे देखे बिना वापस जहाँ से आया था वापस मुड़ गया। क्या वो मुतमिन था कि उसके गाने कहकर वो केक अंदर रखवा दिया था? अब वो सुबह के 5:30 बजे वो केक का डिब्बा सामने रखे बैठा था। फिर केक खोला जो टूट गया था सारा, और चॉकलेट डिब्बे के चारों तरफ में लगे थे। उसने केक काटा और गहरा सांस पड़ा। उसे सालगिरह मनाना कभी भी पसंद नहीं रहा था, और ना कभी सफीशा ने ऐसी जिद की थी कि दोनों के दुख साझे थे। लेकिन हाइफा को कुछ भी मालूम नहीं था। उसकी मेहनत वो यूं बेकार नहीं जाने दे सकता था। उसने सामने कैमरा सेट किया और वीडियोस ऑन करते हुए केक काट खाया, जो परफेक्ट ना होते भी परफेक्ट था। बीवी, मेरी हाइफी, मैं सालगिरह नहीं मनाता। क्यों नहीं मनाता? ये जिस दिन आप मेरे कमरे में मेरी दस्तरस में होंगी ना, तब जान जाएगी। उससे पहले कोई सवाल नहीं। आपका बनाया केक आपकी तरह परफेक्ट है। कल रात जो आपने गलती की ना, उस पर मुझे अब भी गुस्सा है, और मैं अब तक अपनी बात पर कायम हूँ कि आप 2 दिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? ये सवाल भी नहीं करेंगे। बस ये जान लें कि बेजाद शाह अपनी हफी पर कोई भी समझौता नहीं करता था। अगली बार आप यूं रात के वक्त बिना किसी को इन्फॉर्म किए घर से निकलने की हिम्मत मत कीजिएगा। वो इन सब में वो केक खाता जा रहा था। उठा, उसे अंदाजा नहीं हुआ था कि शायद लाशोर तौर पर उस केक की चॉकलेट भी जाया नहीं करना चाहता था, कि ये उस औरत के हाथ का बना था जिसका इश्क उसको सर चढ़कर बोलता था, जिसको उसका दिल ऊंचे मुकाम पर फायज कर चुका था। वो बाहर निकल गया। वो डिब्बा थामे, जब सफीर और माहा नाश्ते की मेज पर मौजूद है। ये लें, आप लोग भी इतने अच्छे चॉकलेट केक से मुस्तफिद हों। उसने वो डिब्बा उनके सामने रखा। गार्ड सफी को कल रात का वाकया बता चुका था, जिस पर सफी को हाइफा के लिए बुरा लगा था। भाई, आपने बहुत बुरा किया। सफी, नो आर्गुमेंट्स। उसकी गलती थी और समझाना बेहद जरूरी था। तुम जानते हो उसकी जात पर मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। क्या वो जान चुका है? सफी चांद ने बात पढ़ते हाजिर मिर्जा के बारे में इस्तफसार किया। बेजाद ने सारी लाख तस्दीक की थी। माँ ने हैरत से तो देखा, फिर समझे कि यहाँ हाइफा की जात जेरे बहस है। लेकिन हाइफा के लिए बेजाद का प्यार देख वो हमेशा बहुत ही खुश होती थी। उसने भी तो ऐसा ही पार्टनर लाशोर तौर पर चाहा था, या शायद हर आम लड़की एक ऐसे शख्स की उम्मीद रखती है जिंदगी भर। सफी ने केक खाते हुए मुंह टेढ़ा किया। इतना भी कोई खास? शाह, खबरदार, मेरी बीवी ने दिन भर लगाकर बनाया है, नहीं खाना तो दे दो। ये कहने के साथ ही बेजाद ने उसे लेते हुए माँ को प्लेट पे दिया था, जो तारीफ करती खामोशी से खा रही थी। बेजाद का फोन बजा तो उसने देखा कि सिकंदर साहब का फोन था। उसने वहीं बैठे हुए कॉल पे की। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम परहुदार, कैसे हो? सालगिरह मुबारक। ठीक हूँ अंकल। सालगिरह तो बच्चों की होती है ना? वो हफीज साहब बोला। तो क्या हुआ? केक कैसा लगा मेरे बेटे के हाथ का? हसन ने बता दिया था उन्हें कि हाइफा ने रात ही केक चचा के हाथ पहुंचा दिया था। उसके जाने की बात वो छुपा गया था। बहुत अच्छा। अब मेरी बीवी कोई चीज़ बनाए और वो अच्छी ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है अंकल। भाई ने नाश्ते की जगह वही खाया, और अब जब तक वो खत्म नहीं हो जाता यही खाएंगे। सभी उसके हाथ से फोन लेते हुए स्पीकर पर डाल चुका था। हा हा हा, आहर मेरी बेटी ने बनाया है। उसके बाद सैमा बेगम भी मुबारकबाद दी तो चाहते हुए भी कबूल कर गया। ये लो भाई, हसन से बात करो। वो बोले तो दूसरी तरफ शायद हसन फोन लेकर बाहर निकल गया था। अस्सलाम वालेकुम। संजीदा लहजा। वालेकुम सलाम। खामोशी। कैसे हो हसन? बिल्कुल ठीक नहीं हो। आपने अब्बिया को क्या कहा था रात को कि वो रोते हुए वापस आई थी और अभी ने बुखार है? बेजाद शाह से साथी से इस्तफसार कर रहा था। उसके बाहर का सुनते बेजाद ने लब बिचे। तो उसका मतलब हाफी की इस बेवकूफाना हरकत के पीछे तुम भी थे? तुम जानते थे कि वो आने वाली है? जी, वो खसिया गया था। सिकंदर साहब को बताना पड़ेगा कि बच्चे आपके हाथ से निकल गए हैं। बेजाद बोला तो हसन ने थूक निकला। तुम्हारी बहन पागल है हसन, तुम होश के ना लो। हरगिज हरगिज वो दोबारा मेरी इजाजत के बगैर यहाँ नहीं आएगी। यहाँ 100 लोग हैं, मैं उसे मंजिल आम पर नहीं लाना चाहता अभी। लेकिन क्यों? उसने अपनी बहन के जैसे सवाल किया। क्योंकि मेरे 100 दुश्मन है, और आप ही के लिए मैं हद से ज्यादा एहसास हूँ, और मुझे लगता है कि आप भी हैं। वो उसे प्यार से समझा रहा था। ठीक है, वो कुछ कुछ तो समझ गया था। अब वो कल रात यहाँ आई है। मेरी टीम के कितने लोग उसे दे चुके हैं। कौन कब गद्दार हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और इन सब में मेरी कमजोरी को टारगेट किया जा सकता है, जो सिर्फ मेरे मनकूहा और आपकी बहन है इस वक्त। मैं समझ गया बेजाद भाई। गुड। अब उसे दुआ दो और वो 2 दिन घर से ना निकले। ओके भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जबकि हाइफा ने सुबह उठते ही सादी उम्मीद से फोन पकड़ा था कि शायद उसने माफी मांगी हो। उसका सर चकरा रहा था। उसने वो वीडियो 10 बार देखी थी, जहाँ वो फिर से उसे डांट रहा था कि उसे बाहर नहीं निकाला।
लेकिन उसका केक खा लिया था। वो सामने दीवार को देखने लगी। कल रात जो कुछ हुआ था उसके दिमाग पर किसी फिल्म की तरह चल रहा था। इतना शदीद रिएक्शन क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो बताए बगैर की थी। उसे बेजात का लहजा एक आंख ना पाया था। उसका दिल फिर से बढ़ा गया था। आंखें फिर से नमकीन पानी से बढ़ गई थी। आई हेट यू सरगोश की गई थी। उसके बाद सिकंदर साहब ने उसे नाश्ता करवा कर दवाई दी थी और आराम करने की तलकीन करते हुए ऑफिस गए थे, जबकि हसन उसके साथ ही रहा था। अपिया, अब आप कहीं नहीं जाओगे 2 दिन। हाइफा ने उसके कंधे पर सर रख दिया था। वो बुरे तरीके से हर्ट हुई थी और उस शख्स ने माफी तक ना मांगे थे। महा सफीर से पहले उठ गई थी। उसके बाजू के नीचे अपने बाल देते उसने लब बीछे थे कि उस शख्स ने कसम खा ली थी कि उसके बालों को नीचे लेकर सोने की। सफीर, मेरे बाल छोड़े। उसे उठाए बगैर ही फ्रेश होने जाना चाहती थी, लेकिन अब मजबूरी थी। सो जाओ, सफीर ने कहते हुए उसका सर वापस अपने बराबर तकिए पर रखा। आप सोएं, मुझे नहीं सोना। नमाज भी कज़ा हो गई है आपकी वजह से। अच्छा, ऐसा मैंने क्या किया है? सफीर ने कहते हुए झटके से खींचा तो महा उसके सीने पर जा गिरी। शाह, सुन रहा हूँ। मेरे बाल छोड़े। क्यों? सफीशा को किसी और ही मूड में देते हुए माह का दिल धड़का। वो ऐसा ही रहे तो कितना अच्छा हो। वो सोच कर रह गई थी जब अपनी गर्दन पर उसका लम्स महसूस करते होश में आई। शाह, हटें, मुझे फ्रेश होना है। लेकिन सफीशा के सामने उसकी कहाँ चलती थी। तो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? उस पर झुका उसे पूछ रहा था। नहीं, माह ने आंखें फेरते हुए कहा। सफीशा ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। मेरे सामने होते भी तुम्हें मैं इन दीवारों को देखता ना पाऊं। अब बताओ, मोहब्बत है मुझसे? माँ ने गहरा सांस पड़ा। अपनी सांसों में उस शख्स की सांसों की महक महसूस करते इसने गैर इरादी तौर पर सर असबाब में हिलाया था और सफीशा के लबों पर मुस्कुराहट छा गई। आप मुझसे मोहब्बत करें कि शाह? वो आंखें उठाए उसके चेहरे को थामते हुए उम्मीद से पूछ रही थी कि सफीशा की सारी शोही जाती रही थी। वो संजीदा सा पीछे हटने लगा। माह ने ऐसे होने ना दिया। उसकी आंखों की तरफ सफीशा अच्छे से जानता था। ये तुम पर मुनहसर है महा सफीशा, कि तुम खुद को मुझसे मोहब्बत करवा पाती हो या नहीं। सफीशा कहता हुआ उठ गया था, जबकि महा मुस्कुरा दी थी। साफ दिल थे महा सफीशा। उसे हकीकत और हसीयत तो कबूल की ही थी कम से कम, और अब उसे खुद से मोहब्बत करवानी थी। हाँ, मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। वो तेज से उठी थी, उसके कपड़े निकाले और कमरे की हालत दुरुस्त की। उसकी सारी चीजें निकालते हुए ड्रेसिंग रूम में रखी जो वॉशरूम से अटैच था। उसके निकलते ही खुद फ्रेश होने चली गई। उसके वजूद में एक सरशारी सी थी आज। वो दोनों तैयार होकर बाहर निकले थे जहाँ बेजात ने हाइफा का बना हुआ केक खिलाया था उन्हें। चलो, कहाँ? वो जो सोचों में गुम थी उसे देखते हुए बोली और बेजात उठकर जा चुका था। यूनिवर्सिटी नहीं जाना? जी जाना है, मैं बैग बैग लेकर आ रही हूँ। वो तेजी से गई थी और वापस आते हुए गाड़ी में बैठी। उस शख्स के साथ फ्रंट सीट पर इस्तेहाक से बैठना भी एक किस्म की खुशी थी। शाह, मुझे ट्वीट मुझे ट्विटर चाहिए एक। मेरी काफ़ी सिलेबस मिसिंग है, मैं करवा दूंगा। आप कैसे करवाएंगे? आपके पास तो वक्त ही नहीं होता और मेरे इम्तिहान करीब है। ठीक है, मैं इंतज़ाम करता हूँ। वो ड्राइविंग में मसरूफ होता हुआ बोला। वो बाहर निकलने लगी कि सफीशा की हरकत पर मुड़ी। दुपट्टा लो सर पर। माह ने तेजी से सर पर दुपट्टा ओढ़ा। फोन पास है ना? जी। ये लो। सफीर ने वॉलेट से पैसे निकालते उसे दिए। मेरे पास हैं। ये रखो माह, और वापस पर मुझे फोन करना। अगर फ्री हुआ तो पिक कर लूंगा, नहीं तो ड्राइवर से रब्ता करना। ओके। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई, जबकि उसके अंदर जाते ही वो भी गाड़ी भगा कर ले गया। मोहब्बतें खुद की जाती तो हर शख्स अपने लिए एक बेहतरीन और ईमानदार शख्स चुनता, लेकिन मोहब्बत हो जाती है और कैसे हो जाती है कोई नहीं जानता। मोहब्बत तो बस हो जाती है खुद ब खुद, कब कैसे कोई नहीं जानता। ना तारीख याद रहती है और ना ही दिन, बस वो लम्हा था हयात साथ रहता है जिसमें उस शख्स से निगाहें मिलने पर आपके दिल की दुनिया तय बाला हो जाए। अम्मी, हाजिब क्यों नहीं आए? उसे रो रो कर बुरा हाल कर लिया था कि हाजिब कल सुबह से गया अब तक वापस ना आया था। बेटा, ये उसकी ड्यूटी है। सकीना बेगम को तो आदत थी, लेकिन उस लड़की को देखकर परेशान थी जो रोई जा रही थी। उसे साबित होता था कि वो हाजिब मिर्जा से कभी दस्तबरदार नहीं होगे। बाहर गाड़ी के टायर की चिड़चिड़ाहट सुनते वो बिना दुपट्टे और जूते के बाहर भागे थे। हाजिब को शायद ड्राइवर ने सहारा दिया था। वो वहीं पर दहलीज पर खड़ी थी। हाजिब ने उसके बिना दुपट्टे के वजूद को देते हुए सख्त निगाहों से उसको देखा था, जिसे होश ही कहाँ थे। ड्राइवर उसे वहीं पर लॉन्च पर सोफे पर बिठा गया तो सकीना बेगम तेजी से उसके पास आई, जिसके बाजू और टांग पर पट्टी बांधे थे। ये क्या हुआ हाजिब? वो परेशानी से पूछने लगे। अम्मी, बस कुछ बच्चों को बचाते हुए लाग गई, परेशान न हो। आहत की कामयाबी की तैयारी कर रहा हूँ। ये तकलीफें इतना दर्द नहीं देती अब। वो बोला तो रोते हुए मुस्कुराती हुई उसका माथा चुम गए। मैं हल्दी वाला दूध लाती हूँ। वो उठ गए तो हाजिब ने आंखें मूंद ली, फिर झटके से खोलते हुए सामने देखा जहाँ वो दरवाजे के पास खड़ी हुई रो रही थी। फड़ी, यहाँ आओ। उसे वहीं से सर नफी में हिलाया था। फड़ी, मुझे उठने में मुश्किल होगी, जल्दी यहाँ आओ। वो बोला तो वो छोटे छोटे कदम उठाती उस तक आई। गुलाबी शलवार कमीज में बिना दुपट्टे और जूते के वो छोटी सी लड़की उसके सामने करती। वो तकरीबन उससे 10 साल छोटी थी, लेकिन वो जान देती थी हाजिम मिर्जा पर, और हाजिम मिर्जा ये बात बखूबी जानता था। बीबी उसकी सूजी हुई आंखें ये गवाही दे रही थी कि वो इसके लिए रोती रही है। फरीद ने उसके साथ बैठते हुए चेहरा हाथों में छुपाया था और ऊंची आवाज से रोने लगी तो सकीना मिर्जा भी घबरा कर बाहर निकली जहाँ वो अभी सीधा हुआ था।
फरी मेरी बच्ची क्या हुआ, आ तो गया है ना अब हाजिब। उन्होंने उसके सर पर प्यार किया और हाजिब को देखा जो संजीदा सा उसे देख रहा था। अम्मी, हाजिब को कितनी चोट आई है, वो हिचकी के दरमियान बोली तो उन्हें उस पर बेहद प्यार आया। वो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम ऐसे बीमार पड़ जाओगी, कल से खाना नहीं खाया, चलो हाजिब आ गया है, अब दोनों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। वो कहती हुई चली गई। खाना क्यों नहीं खाया? हाजिब ने ना चाहते हुए उसके दोनों हाथ उसके चेहरे से हटाया तो अपने हाथों में थाम लिया। आप घर पर नहीं थे ना? तो मैं परेशान थी। क्यों? मेरा दिल कह रहा था कि आप तकलीफ में है। और हाजिब मिर्जा लाजवाब हुआ था। क्या उसके बाप भी उस छोटी सी लड़की की मोहब्बत का इनकारी हो सकता था? तो जब मैं घर नहीं आऊंगा तुम खाना नहीं खाओगी? नहीं। वो तेजी से साड़ी लाती हुई बोली। क्यों नहीं खाओगी? तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना है, अपनी फैमिली में वापस जाना है। फैमिली का सुनते ही फरी के चेहरे पर साया सा ले रहा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी हाजिब, अब मुझसे शादी कर लें और मैं यहीं रहूंगी। उसकी अक्ल के मुताबिक हाजिब मिर्जा तक रसाई का वाहिद जरिया ही शादी था और वो सही थी। ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? वो तड़पते हुए बोली थी। क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करता। हाजिम ने भारी दिल के साथ बोला और साथ सोफे पर से दुपट्टा उठाते हुए उसके सर पर दिया। मैं अब से दुपट्टा नहीं उतारूंगी, फिर भी शादी नहीं करेंगे? वो रोते हुए पूछ रहे थे। रोना बंद करो पहले। हाजिम ने साथी से उसकी सुरख नाक देता हुआ बोला तो उसने अपना हाथ उसके हाथ से निकालते हुए अपना चेहरा हाथों से रगड़ डाला, जैसे हाजिम मिर्जा की बात की खिलाफ वर्जी करना जुर्म हो। अब वो आंखें बड़ी की हुए पूछती हुई हाजिम मिर्जा के दिल में आग ही तो लगा गए थे। तुम मुझसे बहुत छोटी हो फड़ी। वो सोफे की पूछ से सर टकाता हुआ बोला। कैसे समझाता उसे? कोई बात नहीं है। वो उसकी तरफ देखती हुई बोली। तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलाना है, मेरे भाई कुछ नहीं कहेंगे। वो तेजी से बोली तो हाजिब झटके से सर उठाता हुआ सीधा हुआ। कौन सा भाई? तुम्हें याद है अपना भाई? वो सवाल कर रहा था जबकि फरी ने गड़बड़ाते हुए यहाँ वहाँ देखा। मुझे भूख लगी है, मैं मुंह धोकर आती हूँ। दुआ भी लेनी है, आपकी भी दुआ लाऊंगी। वो कहते हुए उठकर भाग गई थी, लेकिन हाजिम मिर्जा को बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर गए थे। यानी उसे याद था। वो क्यों नहीं बता रही थी? क्या सिर्फ उसे दूर जाने की खातिर वो बता नहीं रही थी? बेजात ने हाइफा को छठी बार कॉल की थी जो उठाई नहीं गई थी। हाइफा बेजात शाह, मैं जानता हूँ कि फ़ोन आपके हाथों में है, तो बेहतर यही है कि आप मेरी कॉल रिसीव कर लें। उसका मैसेज पढ़ते हुए हाइफा ने घबराते हुए यहाँ वहाँ देखा और फिर गहरी सांस पड़ते हुए अगली कॉल पर फ़ोन कान से लगाया, लेकिन कुछ बोली नहीं। दुआ ली है आपने हाफी? आपको फ़र्क पड़ता है? वो नाराज़गी से बोले। गेट पर कोई आया है, जाएं देखें जाकर। वो बोला तो हाइफा ने फ़ोन को अजीब सी निगाहों से देखा, जैसे फ़ोन की जगह वो हो। आपको कैसे पता कि कोई आया है? कहीं आपने तो नहीं आए? बेजा शाह के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो दरवाज़ा खटखटाता फिरे। वो शरारत से बोला तो वो मस्जिद नाराज़ हुई। जाए जल्दी से। बेजात ने संजीदगी से कहा तो वो उठी और बाहर निकल गए। साइमा बेगम दरवाज़ा खोल चुकी थी। जी आप कौन? यह हाइफा मैडम के लिए आया है। उसने बैग आगे बढ़ाते हुए कहा तो साइमा बेगम ने चौंका हाइफा को देखा जो बात समझ गए थे। जी मेरा ही है। हाइफा पागल हो गई हो? तुम्हें कौन भेजेगा? ऐसे ही तो नहीं उठाओ। साइमा बेगम ने उसे डांटा था जो बेजात ने सुना था। उफ अम्मी, आप भूल गई हैं कि मेरा एक अदद शोहर भी है। अब वो भी मुझे तोहफे नहीं भेजेंगे तो मैं भी उन्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी, बल्कि उनको तो चाहिए कि हर हफ्ते मुझे तोहफा दे। ऐसे प्यार पड़ता है ना? वो अपनी धुन में बोली जा रही थी। साइमा बेगम ने माथा पीटा और कोरियर वाले की तरफ मुतवज्जो हुई। बेटा किसकी तरफ से है ये? उन्होंने तस्दीक करना जरूरी समझा था। और बेदार शाह की तरफ से। वो बोला तो हाइफा ने माँ को देखा जैसे कह रही हो मुझ पर तो आपको यकीन ही नहीं। लड़के ने फूलों का बड़ा सा बुके सामने किया तो हाइफा ने हाथ से फोन मेज पर रख दिया। उफ ये भी मेरा है। लड़के ने सर हिलाया और चला गया, जबकि हाइफा उसे लेकर घूमी थी। वो बुके साइज में काफी बड़ा था। उसने कमजोरी के बाद चकराते सर पर हाथ रखा। हाइफा आराम से बैठ जाओ, चक्कर आ रही है ना? सैमा बेगम से मुस्कुराते हुए देख रही थी, फिर फिक्रमंदी से बोली हाँ थोड़े से, लेकिन ये कितना खूबसूरत है ना। उफ अम्मी, बेजात इतने प्यारे क्यों है? अगर ऐसे बुके वो मुझे सारी जिंदगी देते रहे ना तो मैं उनसे कभी नाराज ही ना हूँ। वो फूल की खुशबू सूंघते हुए बोल रही थी, जबकि बेदार शाह उसकी आवाज में माफी खुशी को महसूस करते सरशार हुआ था। फिर कॉल काट कर दोबारा की तो हाइफा ने फौरन कॉल उठाई और डिब्बा उठाते हुए कमरे में भाग गई, जबकि साइमा बेगम ने सुकून सांस लिया था। नहीं तो वो परसों से उदास थी, न जाने क्यों। उफ बेजात, आप कितने प्यारे हैं। क्या आप ये फूल मुझे हमेशा दे सकते हैं? वो आज से बोली। बस अपनी कंपनी बंद करके एक बागीचा खरीद लेता हूँ गुलाबों का अपनी बीवी के लिए। वो दिल फरेबी से बोला तो जामिया हाइफा खिलखिला दी। ये सब था तो वो नाराज थी, लेकिन बेजार शाह के माफी मांगने के अंदाज से वो मुतासर हुई थी। रिश्तों में रंग भरने के लिए मर्द का औरत के लिए छोटी छोटी चीजें करना जिंदगी को दल फरेब बनाता है। रिश्ते कितने साल पुराने क्यों ना हो जाएं, इनसे महक ताज़ा फूलों की आनी चाहिए। डिब्बा खोले? आपको कैसे पता? अभी मैंने नहीं खोला। वो हैरान हुई। बातें मत बनाए अभी, जल्दी खोले। वो बोला तो हाइफा ने जल्दी से वो डिब्बा खोला। उसमें से बड़ा सा एक बालू था और साथ ही कई नोट्स थे जो खुद लिखे गए थे। शायद आज के दौर में जहाँ हर कोई महंगे तोहफे देता है, वहाँ पर किसी के लिए वक्त निकालकर हाथों से अपने जज्बात को कलम बंद करना मोहब्बत दिखाने का एक जरिया था, जो कि बेजार शाह ने किया था। एक
چھوٹے ڈبے میں اس کی دعا بھی تھی، خوبصورت۔ اس نے نم لہجے میں کہا، خبردار روئی تو۔ حائفہ جلدی سے مسکرا دی تو دور بیٹھا وہ شخص جو وہ دھوپ چھاؤں سا مردہ دیتا ہوا دل تھام کیا تھا، بذات بولے، میں آپ سے پھر بھی ناراض ہوں، آپ مجھ پر چلائے تھے، ایسے مجھے امی نے بھی کبھی نہیں ڈانٹا۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی اور بذات شاہ سن رہا تھا۔ آپ کا اس وقت آنا خطرے سے حال ہی نہیں تھا، وہ بولا تو بس اتنا، میں چچا کے ساتھ رات کے وقت میں آپ کے لیے بھی کسی بھی شخص پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اور یہ بات اب مجھے سمجھانی نہ پڑے کہ رات 10 کے بعد آپ اپنے بابا اور حسن کے بغیر نہیں نکلیں گے، سمجھ رہی ہے نا؟ آپ مجھ پر دوبارہ نہیں چلائیں گے، ٹھیک ہے؟ سوری بولے، کھانا کھائیں اور دعا لیں جلدی سے۔ بذات بولے، سوری بولے، اسے آپ خوش ہو جائیں گی؟ خوش تو آپ نے مجھے کر دیا ہے، میں راضی ہو جائیں گی تو ٹھیک ہے۔ حائفہ بذات شاہ، یہ کمتر اور ادنا سا انسان آپ سے معافی مانگتا ہے، بس مجھ سے راضی رہیں، لیکن اگلی بار غلطی پر سزا بہت بڑی ہوگی، اوکے؟ وہ چہچائے، مجھے کپ کیکس کھانے ہیں۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے فرمائش کرنے لگی کہ جب مخالف اس کے ناز اور نہڑے اٹھانے کے لیے تیار تھا تو وہ کیوں اسے فرمائش نہ کرتی، جبکہ بذات اس کے معنی پر گہرا سانس پڑ گیا۔ اسے اب ہرگز اس پر چلانا نہیں تھا، وہ بیوی تھی اس کی، اور بیوی سے بڑھ کر محبت تھی وہ اس کی، جو صرف اس کے چلانے پر بیمار پڑ گئے تھے۔ پہنچ جائیں گے وہ بولا، اور کچھ چاکلیٹ والے چاہیے اور زیادہ چاہیے، کیونکہ حسن بھی کھائے گا نا، اگر زیادہ ہوں گے تو میں اسے 1-2 دے دوں گی، جو حکم۔ وہ بولا، بذات جی، وہ ہمتن کوشن تھا جو آپ نے ہمارے نکاح پہ بچوں کو لفافے دیے تھے نا، وہ میرا کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ وہ سیدھا ہوا، کیا مطلب؟ مت بھولے کہ میرا بھی لفافہ مجھے بھی چاہیے، میرا کیوں نہیں بنوایا؟ اس میں اتنی اچھی چیزیں تھی جو مجھے بھی چاہیے، گیند، بلا، ٹوپیاں، یہ سب کیا کریں گے آپ؟ بذات ہنسا تھا۔ ہنسے نہیں، میں کرکٹ کی لیڈی شاید افریدی ہوں، آپ ابھی جانتے نہیں ہیں مجھے؟ بالکل، میں بالکل نہیں جانتا، وہ لب دانتوں میں دبائے ہوئے بولا، اور مینیجر کو ہاتھ کے اشارے سے بعد میں آنے کا کہا، جو کہ دروازہ نہ کرتا ہوا کھول چکا تھا۔ چلے کھانے کھائیں اور دعا لیں، کل سے کالج جاتی ہوئی نظر آئے آپ مجھے، اوکے؟ پھر اور باتیں کرتے ہوئے بذات نے کال کاٹ دی اور اس کے کپ کیکس آرڈر کیے جو زیادہ چاہیے تھے اسے۔ وہ مسکرا رہا تھا مسلسل، اور پھر تھوڑی دیر بعد کپ کیکس مل چکے تھے اسے، جو اس نے دعا کے بعد کھائے تھے، اور حسن سے دیکھتا جان کے معصوم منہ بنا رہا تھا کہ وہ اس پر بھی کرم نوازی کرے۔ حائفہ نے ان 18 میں سے اسے بس 3 دیے تھے، اور وہ اتنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔